हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का शिक्षा फॉर नौकरी में। इस वीडियो लेक्चर में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो रहेंगे हिंदी लैंग्वेज के लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 उत्तराखंड टेट के लिए आज हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने पेपर 1 के लिए भी क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। हिंदी लैंग्वेज की बात की जा रही है यहाँ पर। प्रीवियस में मैं काफ़ी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस करा चुका हूँ हिंदी पेपर के लिए, तो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखे तो यूटेट 2024 की प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ से जाकर आप एसेस कर सकते हैं। और इस वीडियो का पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर जितने भी नोट्स हैं या फिर जो भी पीडीएफ आपको चाहिए उसको लेने के लिए भाई नीचे लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप बाय कर सकते हैं। 299 रुपीज़ पर लाइफ टाइम एसेस मिल जाएगा आपको ग्रुप का। वहाँ सारे आपको टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड सारे नोट्स, सारे पीडीएफ और सारे नोटिफिकेशन, सारी चीज़ें वहाँ पर मिल जाएंगी, तो मेक श्योर आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं भाई। आज के लिए हिंदी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन और यूजफुल सेशन रहेगा, तो मेक श्योर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम पर कनेक्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के सामने ये है, और क्वेश्चन नंबर 1 जो है हिंदी, यहाँ पर मैंने कुछ साहित्य के क्वेश्चंस को भी इंक्लूड किया, साथ साथ हिंदी पैडागोजी के क्वेश्चंस को भी आज मैं इस सेशन में डिस्कस कर रहा हूँ। ध्यान देना भाई, हिंदी की जो पैडागोजी है, पैडागोजी से अभी तक हमने क्वेश्चन को डिस्कस नहीं किया हिंदी के, तो वो मैंने आज इसमें क्वेश्चंस रखे हैं। क्योंकि हिंदी पैडागोजी के अगर टोटल नंबर्स की बात करूं तो मैं 6 से 7 मार्क्स के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उसमें हमने देखा था 6 से 7 मार्क्स के 6 से 7 क्वेश्चन आपको पैडागोजी के ही देखने के लिए मिलेंगे, तो हमें प्रैक्टिस करनी है भाई इन क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है हमारे सामने, कक्षा 8 में समूह परिचर्चा का सर्वाधिक उच्च शीर्षक क्या हो सकता है? गणतंत्र दिवस हो सकता है, अनुशासन का महत्व, भाषा का महत्व, या इंटरनेट की दुनिया में हिंदी। आपको क्या बताना है? कक्षा 8 में समूह परिचर्चा का सर्वाधिक उच्च शीर्षक क्या हो सकता है? कौन सा अच्छा टाइटल समूह परिचर्चा के लिए हो सकता है भाई? गणतंत्र दिवस, अनुशासन का महत्व, भाषा का महत्व, या इंटरनेट की दुनिया में हिंदी। तो देखो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। अब हमने यहाँ पर कौन सा शीर्षक लिया भाई? भाषा का महत्व। अब भाषा, क्योंकि हम यहाँ से आप देखो आंसर पर, अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आपको आंसर पे जाना है लॉजिक फॉर्म में, तो हिंदी लैंग्वेज की बात की जा रही है ना? लैंग्वेज की बात की जा रही है, और लैंग्वेज में क्या आता है हमारे पास? भाषा आती है, और भाषा की इंपॉर्टेंस को हमें सेलेक्ट करना है। तो इस तरीके से आप राइट आंसर पे जा सकते हैं। लेकिन बात करी जाए कक्षा 8 में समूह परिचर्चा के लिए सर्वाधिक उच्च शीर्षक भाषा का महत्व ही क्यों लिया गया है? क्योंकि देखो भाषा के माध्यम से हम अपने भावों को सरलता पूर्वक और सहज पूर्वक दूसरों को व्यक्त कर सकते हैं। तो ठीक है, समूह परिचर्चा हो रही है, समूह परिचर्चा में ही अगर हम भाषा के बारे में डिस्कस करें, अब इंपॉर्टेंस के बारे में डिस्कस करें, तो ये काफी अच्छा और काफी बढ़िया शीर्षक रहेगा। और भी सारे टॉपिक्स अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पर अगर लैंग्वेज की बात आ गई है, तो लैंग्वेज क्या है? एक मीडियम होता है, एक मोड होता है, एक माध्यम होता है, जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। तो इसीलिए हमने ऑप्शन नंबर ए को रखा है, ठीक है। और ये अच्छा शीर्षक है, सर्वोत्कृष्ट शीर्षक के रूप में माना जाएगा, इसको हम मान सकते हैं। और भाषा के माध्यम से हम जो है किसी प्रकार की प्राचीन या फिर नवीन और नवीन इन प्रकार के विषयों की पहचानने की सामर्थ्य पर बल देते हैं। क्या कर सकते हैं भाई? देखो जो भी प्राचीन भाषा है, नवीन भाषा है, और जो जितने भी नए विषय हैं, किसके माध्यम से पहचान सकते हैं भाई? हम भाषा के माध्यम से पहचान सकते हैं, इस चीज को ध्यान रखो। और भाषा के द्वारा ही व्यक्तित्व के या किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का पता चलता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है भाई, कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास भी होता है। व्यक्तित्व के बारे में भी भाषा का पता चलता है, कि आप किसी की भाषा से, लैंग्वेज से आप उसकी पर्सनालिटी को एसेस कर सकते हैं, पर्सनालिटी के बारे में, व्यक्तित्व के बारे में जान सकते हैं। और भाषा अच्छी है तो उसकी पर्सनालिटी में भी डेवलपमेंट होगा, यानी कि विकास होगा। तो ये इतने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए ऑप्शन नंबर सी के रिगार्डिंग। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन 2 पर। उच्च प्राथमिक स्तर पर खेल कौशल विकास को कौन सा उद्देश्य सबसे कम महत्वपूर्ण है? तो ध्यान दो, क्या क्वेश्चन में पूछा गया है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर। तो देखो क्वेश्चन जो हो गया आपका, ये पेपर 2 का क्वेश्चन हो गया, इस चीज को ध्यान रखना। हिंदी लैंग्वेज में पेपर 2 का क्वेश्चन हो गया। उच्च प्राथमिक स्तर पर लेखन कौशल को विकास का कौन सा उद्देश्य सबसे कम, लीस्ट पूछा है, सबसे कम महत्वपूर्ण कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, सुनी समझी पढ़ी हुई बातों को सहज और स्वाभाविक लेखन द्वारा अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास करना, या संदर्भ अनुसार मुहावरे लोकोक्तियों का प्रयोग करते हुए लिखित अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाना, प्रसिद्ध लेखकों की लेखन शैली की समीक्षा करना, सृजनात्मक लेखन द्वारा निज शैली का विकास करना। आपसे पूछा गया था लेखन कौशल के विकास का
कौन सा उद्देश्य सबसे कम महत्वपूर्ण है? तो राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी जो है सबसे कम महत्वपूर्ण है। क्या बोला जा रहा है? मुहावरे लोकोक्तियों का प्रयोग करते हुए लिखित अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाना। तो देखो, मुहावरे और लोकोक्तियों के प्रयोग से आप जो है लेखन कौशल के विकास को सबसे कम महत्वपूर्ण होता है। जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है लेखन कौशल में, तो सुनी हुई, समझी हुई, पढ़ी हुई बातों को सहज और स्वाभाविक लेखन द्वारा अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास करना। कि ये इस प्रकार की, देखो, जो सुनी हुई बातें हैं या फिर समझी हुई बातें हैं या फिर जो आपने पढ़ी हैं, उनको आप लिखित रूप में लिख रहे हो, यानी कि स्वाभाविक रूप से लेखन द्वारा अभिव्यक्त कर रहे हो, तो उसी क्षमता का विकास करना क्या होगा? उच्च प्राथमिक स्तर पर लेखन कौशल का विकास करना होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और सबसे कम महत्वपूर्ण की बात करें तो संदर्भानुसार मुहावरे लोकोक्तियों का प्रयोग करते हुए लिखित अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाना। तो ये देखो सबसे कम जो लीस्ट हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? जो लेखन कौशल का विकास करने के लिए सबसे सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, और जो सबसे लीस्ट महत्वपूर्ण है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हो गई बात? को कम महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के साथ। एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग, क्वेश्चन नंबर थर्ड बोलता है एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग संज्ञानात्मक विकास में सहायक होता है, किसी भी एक भाषा में निपुणता में बाधक है, कक्षीय या कक्षाई जटिलताओं को बढ़ाता है, शिक्षकों के लिए गहन समस्या है। कि एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग जो है किसी भी, क्या होता है कि भाई, किस चीज में संज्ञानात्मक विकास में कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए राइट आंसर क्या रहेगा हमारे पास? ऑप्शन नंबर ए रहेगा। कि जो मल्टीपल लैंग्वेज होती है हमारे पास, बहुभाषी जो कक्षा होती है, वो किसके विकास में सहायक होता है? कोग्नेटिव डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट है। यानी कि जितने भी हमारे मेंटल प्रोसेस होते हैं, मस्तिष्क संबंधित जितनी भी हमारी प्रक्रियाएं होती हैं, उसमें संज्ञानात्मक विकास जो है सहायक होता है। किससे? एक से अधिक भाषाओं के प्रयोग में। क्लियर बात? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। देखो, जितनी भी हमारी द्विभाषा होती हैं, तो ज्यादातर लोग जो है मल्टीपल लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं बात करूं तो जैसे एक क्षेत्रीय भाषा हो गई हमारे पास, एक क्षेत्रीय भाषा हो गई, या फिर प्रांतीय भाषा बोल सकते हैं इसमें हम, प्रांतीय भी भाषा आ जाती है। और दूसरी जो है एक नेशनल लैंग्वेज हो गई। कि देखो, हिंदी के साथ साथ, हिंदी क्या है? नेशनल लैंग्वेज है। हिंदी के साथ साथ जो भी आपकी क्षेत्रीय भाषा है, चाहे वो पहाड़ी हो, ठीक है, चाहे वो मराठी हो, चाहे वो गुजराती हो, तो ये क्या है? बहुभाषा हो गई। एक से अधिक भाषा का प्रयोग संज्ञानात्मक विकास में सहायक सिद्ध होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो ये पेडागोजी के क्वेश्चन है भाई, हिंदी की लैंग्वेज वाले पार्ट में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर, एक बहुभाषा कक्षा में आप किसे सबसे कम महत्व देंगे? अब देखो, लीस्ट पूछा गया तो क्वेश्चन को घुमा दिया गया है। कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, बहुभाषा कक्षा में आप किसे महत्व देंगे ऐसे पढ़ लेते हैं और आंसर कर देते हैं, फिर बाद में देखते हैं अरे यार यहाँ पर क्या दिया गया था, यहाँ पर दिया गया था सबसे कम किसको महत्व देंगे। कक्षा में बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता, बच्चों को सिखाना कि दो भाषा के मध्य विद्यमान समानता व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाता है, विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य, कक्षा में विभिन्न प्रकार की सामग्री से समृद्ध वातावरण। तो बहुभाषिक क्लास की बात हो रही है, तो इसमें सबसे कम किस चीज पर महत्व देंगे? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा, विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य। तो देखो, बाल साहित्य एक अलग चीज हो गई, और हमें किस पे बात हो रही है? बात हो रही है बहुभाषक, यानी कि एक से ज्यादा भाषा वाली कक्षा में आप सबसे कम महत्व किसे देंगे? विभिन्न विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य पर सबसे कम महत्व देंगे। देखो, कक्षा में बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशील बनाना किसका कार्य होता है? एक बहुभाषिक कक्षा का कार्य होता है। बिल्कुल सही है। बच्चों को सिखाना कि दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाता है, भाई ये भी आप बहुभाषा कक्षा में सिखाते हैं। कक्षा में विभिन्न प्रकार की सामग्री से समृद्ध वातावरण, अगर आपके पास टीचिंग लर्निंग मटेरियल अच्छा है, समृद्ध क्लास है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल उसमें क्लास में आप यूज कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? जो बहुभाषिक क्लास है उसको आप समृद्ध बना रहे हैं, उसको क्या बना रहे हैं? अनुकूल बना रहे हैं, क्लास के अनुकूल बना रहे हैं, अगर आप टीएलएम का प्रयोग कर रहे हैं तो यहाँ क्या दिया था? विभिन्न प्रकार के बाल साहित्यों का प्रयोग करके आप बहुभाषिक कक्षा में सब महत्वपूर्ण योगदान नहीं दे सकते हैं। क्लियर हो गई बात? तो बहुभाषी का अर्थ क्या होता है? जिसमें एक से अधिक भाषा का प्रयोग किया जाता है, या उसको हम क्या बोलते हैं? एक या एक से अधिक, या दो से अधिक भाषा। दो या दो से अधिक भी हो सकती है भाई, ऐसा नहीं है दो भाषा। बहुभाषा बोला यानी कि मल्टीपल हो सकती है, एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, चार भी हो सकती है। ठीक है, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के साथ में।
हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में लोकगीतों को शामिल करने का कौन सा उद्देश्य सबसे कम महत्वपूर्ण है? तो यहाँ पर क्वेश्चन देखो लिस्ट वाले दिए हैं, ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को हमेशा हमें सॉल्व करते हुए, क्योंकि हम क्या करते हैं कई बार क्वेश्चन को जल्दी से पढ़ जाते हैं। सबसे कम महत्वपूर्ण पूछा है, लोकगीतों के माध्यम से भारत की संस्कृति और विशेषताओं से परिचित कराना, तो ये तो एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। लोकगीतों की भाषिक विशेषताओं से परिचित होने का अवसर मुहैया कराना, तो भाई ये भी एक उद्देश्यपूर्ण तरीका है भाई। लोकगीतों से संबंध राज्यों की जानकारी देना या लोकगीतों की रसानुभूति, तो राइट आंसर क्या है? जब सबसे कम महत्वपूर्ण है हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में लोकगीतों को शामिल करने से लोकगीतों से संबंध, आप लोकगीतों से राज्यों की जानकारी नहीं दे सकते हो भाई, आप लोकगीतों से रस की अनुभूति करा सकते हैं भाई, लोकगीतों से भाषा विशेषताओं से परिचित होने का, क्योंकि लोकगीत क्या होते हैं, किसी एक भाषा पर आधारित होते हैं। जैसे पहाड़ी भाषा है भाई, तो तरीके पहाड़ी भाषा के जो भी लोकगीत होंगे तो वो कौन सी भाषा में होंगे? पहाड़ी भाषा में होंगे। तो वो क्या करा रहा है? भाषिक विशेषताओं पर बल देंगे। ठीक है, लोकगीत के माध्यम से हम इस सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचय कराएंगे कि इस विभिन्न प्रकार की संस्कृति को हम परिचित करा सकते हैं। जैसे गुजरात के कोई लोकगीत है या फिर राजस्थान का कोई लोकगीत है, तो वो वहाँ की संस्कृति को प्रदर्शित करेगा, गुजरात की संस्कृति को परिचित करेगा। पहाड़ी क्या है? उत्तराखंड की संस्कृति को परिचित करेगा। लेकिन लोकगीत के संबंध से हम राज्यों की जानकारी नहीं दे सकते, जानकारी इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते लोकगीतों के माध्यम से। एक रस की अनुभूति भी कर सकते हैं हम लोकगीत के माध्यम से, तो ये भी सही है। तो राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी, यही पूछा गया था कि सबसे कम महत्वपूर्ण कौन सा है। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के साथ में। अब हमारे पास किस प्रकार के क्वेश्चन है भाई? हमारे पास ग्रामर वाले क्वेश्चन आ गए। अब देखो क्वेश्चन 6 बोलता है एक क्षौणी शब्द का संधि विच्छेद क्या है? अब देखो ऑप्शन ए है, बी है, सी है या डी है। तो अक्षौणी शब्द का संधि विच्छेद पूछा गया है, तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, अक्ष जमा ऊहनी। तो ये किस प्रकार की संधि है भाई? ये गुण संधि है, और गुण संधि मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं। देखो स्वर स्वर संधि मैंने आपको करा दिया है, स्वर संधि मैंने आपको करा दिया। स्वर संधि के प्रकार में आपने क्या पढ़ा था भाई? गुण स्वर संधि पढ़ा था। अब गुण स्वर संधि में क्या होता है कि जो वर्ण होते हैं हमारे, जो स्वर होते हैं, स्वर के साथ में क्या आ जाता है हमारे पास? ए आ के साथ में, ए या आ के साथ ओ आ जाए या ई आ जाए, तो ये वाली जब कंडीशन आती है तो उसमें क्या बन जाता है भाई? गुण संधि बन जाता है। और इसके हम थ्योरी चैप्टर ऑलरेडी करा चुके हैं। अगर जो लोग भी चैनल पर नए, वीडियो पे नए हैं, उन लोगों को अगर संधि को देखना है तो वो थ्योरी वाला चैप्टर आप देख सकते हो, काफी डिटेल में मैंने थ्योरी चैप्टर को डिस्कस किया था। तो लिंक उसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आई सेक्शन में लगा दूंगा, वहां से इस वीडियो के बाद जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। और भाई ये जो थ्योरी वाले नोट्स है ना, जो संधि वाले नोट्स हैं, इसका पार्ट नंबर 2 भी मैं बहुत जल्दी ड्रॉप कर दूंगा, ऑलरेडी रेडी हो चुका है, बस मैं इसको पब्लिश कर दूंगा। तो ये जितने भी नोट्स हैं आपको ये टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे। इसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप पे करके नोट्स को ज्वाइन कर सकते हैं। सारे नोट्स आप डाउनलोड कर पाएंगे, और उसमें काफी सारे जितने भी सीडीपी हिंदी और अभी ये वाले जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं और आगे आने वाली एसएसटी की स्पेशली मैंने क्लास काफी सारे स्टडी मटेरियल को रेडी किया है, तो वो सारे के सारे जो है एसएसटी हुआ साइंस के लिए भी रेडी कर रहा हूँ। पेपर से पहले मैं आपको बहुत सारा कंटेंट प्रोवाइड करा दूंगा, साथ साथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करा दूंगा। वो सारी की सारी चीजें आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगी। पेड है, बहुत मिनिमम चार्ज रखे हैं, तो वहां से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। लाइफ टाइम भी, यानी कि आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए भी पे कर सकते हो, और चाहे 1 मंथ के लिए भी आप ले सकते हो, जैसे भी आपकी सुविधा रहती है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पर गुण संधि का प्रयोग किया गया है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन 7 पर। निम्नलिखित में से कौन सा द्विगु समास का उदाहरण है? समास के लिए ऑलरेडी मैंने तैयार कर ली है वीडियो, बहुत जल्दी आपको पब्लिश हो जाएगी, आपके सामने आ जाएगी समास से रिलेटेड वीडियो। तो आपसे यहाँ पर पूछा गया है द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? त्रिभुवन है, त्रिनेत्र है, एकदंत है या फिर दशानन है? तो देखो यहाँ पर है उदाहरण जो है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, त्रिभुवन जो है द्विगु समास का उदाहरण है। अब इसमें क्या होता है भाई? द्विगु समास में जो है किसी भी जब संख्या का बोध होता है, संख्या का जब बोध होता है तो वहां पर क्या आता है हमारे पास? द्विगु समास आता है। ठीक है, जो संख्या का बोध किस में होता है भाई? जब प्रथम पद में संख्या का बोध होता है, प्रथम पद के रूप में जब संख्या का बोध होता है तो वहां पर हमारे पास द्विगु समास आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा है? त्रिभुवन में क्या है? द्विगु समास है। जबकि जितने भी दूसरे अन्य शब्द दिए हैं तो उनका उसमें क्या है? शब्दों में विशिष्ट अर्थ का बोध हो रहा है। तो उसमें इनमें क्या है? विशिष्ट अर्थ का बोध हो रहा है, किसी एक विशेष अर्थ का,
कोई विशेष मीनिंग निकल रहा है, विशेष अर्थ निकल रहा है इन शब्दों के माध्यम से, तो यहाँ पर आपका कौन सा समास हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। जैसे एक दंत यानी कि एक दांत वाला, दशानन 10 मुखों वाला। ठीक है, तो क्या हो रहा है, किसी एक विशेष अर्थ को यहाँ पर प्रदर्शित किया जा रहा है। दशानन 10, दशानन को हम क्या बोलते हैं, रावण भी बोलते हैं। तो एक क्या है, एक अर्थ निकल के आ रहा है। एक दंत को क्या बोलते हैं हम, गजानन बोलते हैं, या गणेश जी के बारे में बात करते हैं। त्रिनेत्र तो आपको पता है शिव शंकर की बात हो रही है, तो एक विशेष अर्थ प्रकट कर रहा है यहाँ पर, तो बहुव्रीहि समास आ गया। त्रिभुवन में क्या हो गया, जो प्रथम पद है वो किसको प्रदर्शित कर रहा है, संख्या को प्रदर्शित कर रहा है, तो द्विगु समास हो गया। तो ये डिटेल में थ्योरी चैप्टर आपके पास आ जाएगा, तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आती है तो भी ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसको शेयर करें, थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के साथ में। मैं बार बार प्रैक्टिस सेशन में इस प्रकार के क्वेश्चन डाल रहा हूं, जैसे अभी क्वेश्चन 8 है, निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है। तो तद्भव और तत्सम शब्दों को लगातार मैं इंक्लूड कर रहा हूं, आप लोगों को पता होना चाहिए, कई बार मैं इसको एक्सप्लेन भी कर चुका हूं। तद्भव शब्द पूछा है, मधुप है, भ्रमर है, मधुकर है, या फिर भवरा है। तो यहाँ पर जो तद्भव शब्द है वो है भवरा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब तद्भव क्या होते हैं, संस्कृत के ऐसे शब्द जिनमें कुछ परिवर्तन करके उनको इस्तेमाल किया जाता है, तो वो क्या कहलाते हैं, तद्भव कहलाते हैं। और तत्सम शब्द क्या होते हैं, तत्सम शब्द वो शब्द होते हैं, संस्कृत के ऐसे शब्द होते हैं जिनको संस्कृत भाषा का ज्यों का त्यों ले लिया जाता है, उनमें कोई भी परिवर्तन जब नहीं होता। संस्कृत के जो मूल शब्द होते हैं, या फिर आप ऐसे कह सकते हो, तत्सम में क्या होता है, संस्कृत के जो मूल शब्द होते हैं उसको हम बोलते हैं तत्सम शब्द। और संस्कृत के ऐसे शब्द या मूल शब्दों में जब परिवर्तन कर दिया, थोड़ा बहुत परिवर्तन कर दिया जाता है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, तद्भव। जैसे भवरा हमने यहाँ पर बोला, तो ये भ्रमर का ही, भ्रमर क्या है, संस्कृत शब्द है, और भवरा क्या हो गया, तत्सम शब्द हो गया। क्लियर हो गई आपकी बात यहाँ पर। तो आई होप आपको तत्सम और तद्भव वाले जो शब्द हैं इनकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी। क्वेश्चन डेफिनेटली आपको देखने के लिए मिल जाएगा एग्जाम में। आगे आता है हमारे पास, अखरोट शब्द का तत्सम रूप क्या होगा, अक्षवाट होगा, अक्षोट होगा, अक्षरोट होगा, या अशरोट होगा। क्या पूछा गया हमसे, इसका तत्सम रूप पूछा गया, यानी कि शुद्ध रूप पूछा गया है, जो मूल शब्द है अखरोट का। तो राइट आंसर क्या है हमारे पास, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। जो अक्षोट होता है, अक्षोट ध्यान देना, वो क्या है, तत्सम रूप है, तत्सम रूप है अक्षोट किसका भाई। और अखरोट क्या है, अखरोट हमारा तद्भव रूप हो गया। आई होप क्लियर हो गई बात। अखरोट शब्द का तत्सम रूप अक्षोट हो गया है यहाँ पर। और तत्सम शब्दों में क्या होता है भाई, जो भी तद्भव शब्द होते हैं उसमें समय के साथ परिवर्तन कर दिया जाता है शब्दों में या मूल शब्दों में संस्कृत के, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, तद्भव शब्द बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के साथ में। क्वेश्चन 10 बोलता है, किस शब्द का निर्माण उपसर्ग से नहीं हुआ है। उपसर्ग हो गया आपका एक टॉपिक, और दूसरा प्रत्यय। भाई मैं इस पे सिलेबस पर भी वीडियो बना चुका हूँ कि क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है, जिसमें इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं हिंदी के, हिंदी लैंग्वेज के पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए, वो भी मैंने डिस्कस कर लिया, वीडियो बनी है, जाकर आप चेकआउट कर सकते हो 2024 प्लेलिस्ट में उत्तराखंड टेट की। तो वहां पर मैंने आपको बता दिया क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है हिंदी लैंग्वेज में। तो यहाँ पर उपसर्ग और प्रत्यय जो नहीं है, किस शब्द का निर्माण उपसर्ग से नहीं हुआ है, ऐतिहासिक, अवसाद, उन्नति, या फिर प्रहार। तो उपसर्ग से नहीं हुआ है, तो ये है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 इसका अभीष्ट उत्तर है। उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग वो शब्द होते हैं जो शब्दों के प्रारंभ में लगकर उनका अर्थ परिवर्तित कर देते हैं। तो ऐतिहासिक शब्द में किसी भी प्रकार का उपसर्ग नहीं है। यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर भाई प्रत्यय, प्रत्यय शब्द का प्रयोग हुआ है। ऐतिहासिक शब्द में इक लगा हुआ है ना, ऐतिहासिक, तो इक यानी कि जो बाद में प्रयुक्त होते हैं शब्दों के, उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रत्यय बोलते हैं। जो शब्दों में पहले लग जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, उपसर्ग बोलते हैं। तो ऐतिहासिक शब्द जो है इसमें प्रत्यय है, ना ही कि उपसर्ग है। क्लियर हो गई बात। जैसे इतिहास जमा इक, अगर इसका हम संधि विच्छेद करें तो क्या हो गया, प्रत्यय निकल के आएगा, प्लस में इग आएगा हमारे पास में। ठीक है, बात करें अगर प्रहार की, तो प्र जमा हार, प्र जमा हार, तो ये क्या हो गया, प्र क्या है यहाँ पर, उपसर्ग है, उपसर्ग। हार से पहले क्या लगा दिया हमने, प्र लगा दिया, तो क्या बन गया, प्रहार बन गया। तो क्या बन गया, ये उपसर्ग हो गया। ठीक है, शब्द से प्रथम में लग गया है, उपसर्ग हो गया। उन्नति में क्या हो गया, उन जमा नीति, उन जमा नीति, तो क्या हो गया, उन्नति। तो ये भी क्या हो गया हमारे पास यहाँ पर, उपसर्ग हो गया। क्लियर हो गई बात। ऐतिहासिक क्या है हमारे पास, इक आ गया है, तो ये
प्रत्यय हो गया यहाँ पर, अवसाद में अब आ गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11, कामायनी किसकी रचना है। भाई यहाँ से क्वेश्चंस मैंने डाले हैं जिसमें मैंने रचनाओं के बारे में, रचनाएं के बारे में मैंने कि किस किस लेखक की कौन सी रचनाएं हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके पास आता है, पेपर 2 में तो स्पेशली पूछा जाता है, पेपर 1 में भी पूछा जाता है और पेपर 2 में भी पूछा जाता है। कामायनी किसकी रचना है। जयशंकर प्रसाद की रचना है, महादेवी वर्मा की रचना है, सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। तो कामायनी भाई आपको पता है जयशंकर प्रसाद की ही रचना है कामायनी। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 11। अब इसमें जयशंकर प्रसाद की अगर और दूसरी रचनाओं को अगर हम जिक्र करें तो कामायनी तो हमारे पास हो ही गई है। कामायनी के साथ में हमारे पास दूसरी रचना क्या आती है, झरना। झरना भी इनकी ही रचना है। इसके साथ साथ हमारे पास आंसू, आंसू या फिर लहर, इसके साथ साथ चंद्रगुप्त। तो ये सारी की सारी जो रचनाएं हैं वो किसके द्वारा लिखी गई हैं भाई, जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई हैं। और अगर हम बात करें महादेवी वर्मा की, महादेवी वर्मा भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, तो महादेवी वर्मा की रचनाएं भी हम कई बार पूछी जाती हैं। तो इसी में आती है इनकी रचना, एक इंपॉर्टेंट रचना है इनकी महादेवी वर्मा की जिसे हम बोलते हैं निहार। उसके साथ साथ रश्मि, रश्मि नीरजा, इसको ध्यान रखना, ना से इन्होंने निहार, नीरजा, उसके बाद रश्मि, या और एक इनकी कृति है दीप शिखा। तो ये सब किसकी रचनाएं हो गई, ये महादेवी वर्मा की हो गई हैं। उसके बाद आते हैं हमारे पास सुमित्रा नंदन पंत। अब सुमित्रा नंदन पंत जो है छायावादी युग के एक प्रमुख प्रवर्तकों में से एक है, प्रमुख कवियों में से मुख्य रूप से माने जाते हैं छायावादी युग के। अगर मुख्य कवि का नाम पूछा जाए तो उसमें आता है सुमित्रा नंदन पंत आता है। अब इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं उसमें कौन कौन सा आ जाता है भाई, जो पंत जी की, जो पंत जी की प्रमुख कृतियां हैं उसके बारे में अगर हम प्रकाश डालें, जैसे मेघनाद, ठीक है, बूढ़ा चांद, बूढ़ा चांद इनकी रचना है। उसके बाद पल्लव, पल्लव इनकी रचना है। इसके अलावा उच्छ्वास, पल्लव, मेघनाद, बूढ़ा चांद, सारी की सारी किसकी रचनाएं हो गई भाई, सुमित्रा नंदन पंत की रचनाएं हो गई हैं। अब लास्ट में आता है हमारे पास, चलो निराला जी की, इनके आगे हम बात कर लेंगे। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कामायनी किसकी रचना थी, यहां से हमने स्टार्ट किया था तो जयशंकर प्रसाद की रचना थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के साथ, गुनाहों का देवता किस लेखक की रचना है, ये पूछा गया है। तो राइट आंसर देखते हैं, अमृता प्रीतम की है, धर्मवीर भारती, राजेंद्र यादव, या फिर अज्ञेय। तो गुनाहों का देवता जो है ऑप्शन नंबर 20 का अभीष्ट उत्तर है, धर्मवीर भारती की रचना है गुनाहों का देवता। बहुत ही फेमस रचना है धर्मवीर भारती की, गुनाहों के देवता। इसके अलावा जो दूसरी रचना है इनकी है वो सूरज का सातवां, सूरज का सातवां घोड़ा, ये इनकी क्या है भाई, एक रचना है धर्मवीर भारती की। जो दूसरी रचना है वो ये है। इसके अलावा इन्होंने जो लिखा है वो अंधा युग, अंधा, अंधाधुन नहीं, अंधा युग भी इन्होंने लिखा है। आखिरी, आखिरी मकान इन्होंने ही लिखा है। तो किसकी रचनाएं हो गई, धर्मवीर भारती की रचनाएं हो गई। अज्ञेय की बात करें हम, सच्चिदानंद हीरानंद अज्ञेय, काफी बड़ा नाम है इनका। तो इनके बारे में बात करें, इनकी जो इंपॉर्टेंट जो रचनाएं हैं उसमें से एक आता है भृगदूत, भृगदूत इनकी एक रचना है। चिंता इनकी रचना है। दूसरा हरि घास इनकी रचना है। क्षण भर अज्ञेय की रचना है। उस तो ये सारी रचनाएं किसकी हो गई भाई, अज्ञेय की हो गई। इसके अलावा अगर हम बात करें राजेंद्र यादव की कौन कौन सी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, तो इनकी रचनाएं देखें तो दोहरी जिंदगी, दोहरी जिंदगी इन्हीं की रचना है। उसके अलावा आवाज तेरी है, ये भी इनकी रचना है राजेंद्र यादव की। तो क्लियर होगी बात। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के साथ, किस लेखक को छायावाद का प्रवर्तक कहा जाता है। अभी मैंने पीछे क्वेश्चन नंबर 11 में बताया था, सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है, जयशंकर प्रसाद को, महादेवी वर्मा को, या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। तो देखो जयशंकर प्रसाद को क्या बोला जाता है, छायावादी युग का प्रवर्तक के रूप में इनको माना जाता है। तो नहीं 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 नहीं, छायावादी युग में
सुमित्रा जयशंकर प्रसाद बोल दिया मैंने, सुमित्रा नंदन पंत आएगा यहाँ पर, जयशंकर प्रसाद नहीं, सुमित्रा नंदन पंत इसका अभीष्ट उत्तर होगा, सॉरी। तो छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, मैंने अभी इनको बताया था, छायावादी युग के प्रमुख कवियों में इनका नाम आता है, जिसमें से जो इनकी कृतियां हैं वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दी। जैसे इनकी इंपॉर्टेंट कृति है जिसका नाम है पल्लव, ठीक है, मेघनाद, अभी मैंने बताया था आपको। उसके साथ साथ बूढ़ा बूढ़ा चांद, ये भी इनकी रचना है, ठीक है। उच्छ्वास भी इनकी रचना है। तो सूर्य सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, छायावादी युग के प्रवर्तक जाने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका अभीष्ट उत्तर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 14 के साथ में, मधुशाला किस लेखक की प्रसिद्ध काव्य रचना है? हरिवंश राय बच्चन, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान या सुमित्रा नंदन पंत? तो देखो सुमित्रा नंदन पंत की तो नहीं है, क्योंकि हमने इनकी रचनाएं देख ली हैं और ये छायावादी युग के मुख्य प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं। तो मधुशाला जो है ऑप्शन नंबर ए, हरिवंश राय बच्चन जो अमिताभ बच्चन के फादर हैं, उनकी रचनाएं हैं और काफी अच्छी रचनाएं लिखी हैं इनकी इन्होंने। इसमें जो मुख्य रचना आती है इनकी, उसमें ये मधुशाला आती है। मधुशाला के साथ साथ इसमें मधुबाला, मधुशाला, मधुबाला ऐसे आप याद कर सकते हो। उसके बाद निशा, निशा, आत्म परिचय, आत्म परिचय, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं इनकी, हरिवंश राय बच्चन जी की, ठीक है। इसके साथ साथ जो अलग एक और इम्पॉर्टेंट जो लेखक है सुभद्रा कुमारी चौहान, इनकी अगर रचनाएं के बारे में देखें तो इसमें सीधे सीधे साधे, सीधे साधे चित्र, कुछ इस प्रकार की इनकी एक रचना है, ठीक है। उसके अलावा इनके पास मुकुल एक रचना है इनकी, त्रिधारा रचना है इनकी, दूसरे बिखरे मोती भी सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा ही लिखित है। क्लियर हो गई बात? तो ये थे भाई हमारे पास, राइट आंसर क्या था, मधुशाला किसके लेखक की रचना है? हरिवंश राय बच्चन की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है 15, भारतेंदु हरिश्चंद्र को किस उपन्यास के नाम से जाना जाता है? हिंदी गद्य के जनक के रूप में जाना जाता है, खड़ी बोली के जनक के रूप में, आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक के रूप में, या फिर महाकाव्य के रूप में इनको जाना जाता है? तो राइट आंसर क्या है हमारे पास में, भारतेंदु हरिश्चंद्र को किस उपनाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक के रूप में जाना जाता है। तो खड़ी बोली के जनक किसको जाना जाता है, ये आप कमेंट में बताना। कमेंट में आप सभी के आंसर आने चाहिए कि भाई खड़ी बोली के जनक किसको माना जाता है। आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक हमने बताया भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी में आपको बताना है कि खड़ी बोली के जनक किसको माना जाता है। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन हिंदी के लिए। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। क्वेश्चन समझ में आए तो भाई सेशन को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, और नोट्स आपको बाय करने हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया, या फिर जो टेलीग्राम चैनल है हमारा शिक्षा फॉर नौकरी का, वहां भी आपको बाइंग लिंक मिल जाएगा। वहां से आप बाई करके न्यू नोट्स वाले ग्रुप में ऐड हो जाओगे, नोट्स वाले टेलीग्राम ग्रुप में आप ऐड हो जाओगे, तो ये पीडीएफ भी मिल जाएगा। थ्योरी वाले जितने पीडीएफ हैं आपको सब वहां मिल जाएंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।